नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। ये रुख करते हैं खबरों का। अयोध्या में इस बार की दीपावली कुछ खास होने वाली है। इस सुनहरे मौके पर अयोध्या के 24 घाट दियों की रोशनी से जगमगाएंगे। खास बात यह है कि दिवाली में कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इस दीपोत्सव पर राम की नगरी 5,51,000 दीपों से जगमगाएगी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या अपना नाम दर्ज कराएगा। 492 साल बाद ये मौका आया है जब अयोध्या श्री राम के भव्य स्वागत की गवाह बनेगी। मुख्यमंत्री योगी ने 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की शुरुआत की थी। इस दौरान 1,65,000 दिए जले। वहीं 2018 में 3,150 और 2019 में 5,51,000 दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। तो एक बार फिर से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा और इस बार ये दीपोत्सव काफी खास होने वाला है। कोरोना काल के चलते तैयारियां बहुत बेहतर की गई हैं। 5 लाख से ज्यादा दिए 24 घंटे में जलाए जाएंगे। 492 साल बाद भव्य स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है। इस बार का दीपोत्सव, इस बार की दीपावली अयोध्या के लिए और देशवासियों के लिए बहुत खास होने वाली है। 24 घाटों पर ये दीप जगमगाएंगे। 29,000 लीटर तेल से इन दियों को जलाया जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इंतजार बस उस दिन का है जब यहां पर 5.5 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। पहले भी अयोध्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है और एक बार फिर से यहां पर 5 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। 2018 में 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए थे। 2019 में भी भव्य दीपोत्सव मनाया गया था और राम के दीदार में अयोध्या का 16 श्रृंगार किया जा रहा है। अयोध्या में तैयारी जोरों पर है। साधु संतों में खुशी बहुत ज्यादा है। राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहली दिवाली होने वाली है और भव्य दीपावली होने वाली है। 5.5 लाख दिए यहां पर जलाए जाएंगे। 492 साल बाद ऐसा होने जा रहा है। राम के दीदार के लिए अयोध्या को तैयार किया जा रहा है और अयोध्या नगरी इस बार एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव की गवाह बनने वाली है। चार 492 साल बाद एक बार फिर से यहां पर दिए जलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना। बता दें कि महंत नृत्य गोपाल दास की सांस लेने में दिक्कत के चलते उन्हें यहां पर एडमिट कराया गया। अस्पताल में वो भर्ती हैं और सोमवार से ही अस्पताल में वो भर्ती हैं। मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री योगी ने भी अस्पताल जाकर उनका हालचाल लिया था और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनको देखने के लिए मेदांता पहुंचे। दरअसल नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर है और आपको बता दें कि अस्पताल देखने के लिए उन्हें लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो भी पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम ने नृत्य गोपाल दास का हाल जाना है। सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम योगी भी पहले उनसे मिलने यहां पर आए थे और उनका हालचाल जाना था। कहा जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर है, सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी और ऐसे में उन्हें मेदांता भर्ती कराया गया। यहां पर अब उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जाना। तमाम और साधु संत भी उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,848 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2,112 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं। वहीं प्रदेश में टेस्टिंग लगातार जारी है और एक दिन में 1,55,000 सैंपल भी टेस्ट किए गए हैं। इसी को लेकर एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने कोरोना के संक्रमण और किसानों की फसलों की खरीद को लेकर सरकार की तरफ से लिए जा रहे फैसले की जानकारी दी है। आज
लगभग कुल 1848 नए पॉजिटिव केस आए हैं और इसके विपरीत 2112 मरीज आज ठीक होकर अपने घर गए हैं। आज 1,55,020 टेस्ट हुए हैं, जिनमें 61,215 RT-PCR के थे और 90,000 एंटीजन टेस्ट हैं। लगभग 2,000 टेस्ट ट्रूनेट मशीन से किए गए हैं। इस प्रकार अभी तक प्रदेश में कोविड-19 के टेस्ट की संख्या 1,65,32,000 हो गई है। पिछले 3 दिनों में लगभग 1,47,495 के औसत से ये टेस्ट हुए हैं। नए आए मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है, परंतु अभी कुछ जनपद जो हैं, विशेषकर दिल्ली से आसपास लगे हुए जनपद, उनमें अभी संक्रमण पुनः कुछ बढ़ रहा है, जिस पर नियंत्रण किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के अलावा जो सामान्य गतिविधियां हैं अस्पतालों में, वो चल रही हैं। लगभग 5,619 नॉर्मल प्रसव हुए हैं। 1 अक्टूबर से 11 नवंबर तक लगभग 26,800 मेजर सर्जरी हुई हैं। ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 2,930 लोगों ने कुल उपचार किया है और इस प्रकार इसी तरह से जो ई-संजीवनी OPD है, उसमें लगभग 2,02,433 लोगों ने सलाह ली है। प्रदेश में लगभग 1,51,000 बेड उपलब्ध हैं, जिनमें अभी केवल 9,380 बेड भरे हुए हैं। इस प्रकार प्रदेश में अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी हाल के कुछ दिनों में देखा गया है कि दिल्ली के आसपास के जनपदों में, विशेषकर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ इत्यादि में संक्रमण के कुछ बढ़ने की टेंडेंसी पाई गई है। टेस्टिंग एग्रेसिव की जा रही है। कोरोना का संक्रमण कम होने के बावजूद प्रदेश में टेस्टिंग कम नहीं की गई है। टेस्टिंग की संख्या बदस्तूर लगभग 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन है और उसे रखा जा रहा है। संक्रमण पुनः न बढ़े, ऐसे सभी जनपदों में जहां पर संक्रमण कम हुआ है, इसके लिए आवश्यक है कि हम सब लोग सावधानी बरतें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने संबोधनों में बार बार कहा है कि वर्तमान समय में, विशेषकर जब त्योहारों का सीज़न चल रहा है, हम सब लोगों को बहुत एहतियात से रहना है। मास्क का उपयोग अवश्य करना है। सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी रखनी है तथा हाथ समय समय पर धोते रहना है। किसानों से धान खरीद और मक्का खरीद का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी समीक्षा लगातार की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 97.09 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। पिछले साल इसी समय, इसी अवधि में जो धान खरीदा गया था, उससे ये दुगना धान है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले दुगना धान खरीदा गया है। इससे साफ स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति जागरूक है। उनकी फसल का उन्हें समय पर और उचित मूल्य मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह समय समय पर धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण कराते रहें और ये सुनिश्चित कराते रहें अपने अपने जनपद में कि किसानों को समय पर उनका उचित समर्थन मूल्य अवश्य मिले। मक्का में लगभग 70,000 क्विंटल मक्का भी खरीदा जा चुका है और धान और मक्का दोनों में ये सरकार सुनिश्चित करा रही है कि किसान का धान समय पे और मक्का समय पे खरीदा जाए, उन्हें समुचित इसका मूल्य।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने जहां सरकार की टेंशन बढ़ा दी, वहीं लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इस क्रम में नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है, जिससे लोग अलग अलग बीमारियों की चपेट में भी आने लगे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नोएडा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, बढ़ते प्रदूषण से सांस लेना हुआ मुश्किल, बच्चों और बुजुर्गों को घेर रही बीमारियां, वायु प्रदूषण का कब होगा समाधान। ठंड के शुरू होते ही वायु प्रदूषण ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, जबकि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बात करें नोएडा की, तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। नोएडा सेक्टर 1 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 396, सेक्टर 125 में 559, सेक्टर 62 में 438 और सेक्टर 29 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 459 रहा। मौसम के जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में अभी दिल्ली एनसीआर को इससे राहत मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। वहीं प्रदूषण प्राधिकरण की CEO ऋतु महेश्वरी का कहना है कि वो प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रयास कर रही हैं और जो पॉल्यूशन करता पाया उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। यही नहीं, NGT की गाइडलाइंस को भी फॉलो कराया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी द्वारा लगातार 2-3 चीज़ों पे काम किया जा रहा है। पानी का छिड़काव सभी सड़कों पे किया जा रहा है, मैकेनिकल स्वीपिंग को बढ़ाया जा रहा है, मैनुअल स्वीपिंग कम से कम की जा रही है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। अभी हाल ही में हम लोगों ने प्रोसेसिंग प्लांट भी किया है, शुरुआत किया है और प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है उनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। जहाँ तक वायलेशन मिलता है वहाँ फाइन भी लगाए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इस सीजन में 1 करोड़ से ऊपर का फाइन अभी तक नोएडा अथॉरिटी लगा चुकी है। तो लगातार प्रयास जारी है कि जो भी CPCB के या NGT के नॉर्म्स हैं उनका कोई भी वायलेशन ना हो। कंस्ट्रक्शन के दौरान भी लोकल लोग भी और जो नोएडा अथॉरिटी की एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी हम लोग पॉल्यूशन के नॉर्म्स का अनुपालन करें। वहीं बढ़ते वायु प्रदूषण से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है और लोगों में कई तरह की बीमारियां पनपनी शुरू हो गई हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि दूषित वातावरण के चलते दिल के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो गया और ये उनके लिए घातक भी साबित हो सकता है। वहीं छोटे बच्चों में भी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ गया है। हार्ट के लिए, लंग्स के लिए या फिर मैं बोलूँगा सारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में जितना भी हम बोलें कम है कि इसके कितने डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं। सैड पार्ट इज़ कि हम बातें करते हैं इसको प्रिवेंट करने की, मेथड्स भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो मेथड ज़्यादा प्रूव नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें कोऑपरेशन हर सेक्टर की चाहिए। जब तक ड्रास्टिक स्टेप पोल्यूशन को कम करने के नहीं लिए जाएंगे, पोल्यूशन इज़ गोइंग टू स्टे और बढ़ती जाएगी। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण ने जहां लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, वहीं सरकार की चिंता में भी इजाफा हो गया है। यही वजह है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में दिवाली पर पटाखा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि यूपी के कई जिलों में भी लोग दिवाली पर पटाखा नहीं जला सकते। ऐसे में देखना यह है कि इन प्रतिबंधों के बावजूद प्रदूषण पर कैसे लगाम लगती है। प्राइम न्यूज के लिए नोएडा से विजय गौड़ की रिपोर्ट। नोएडा को और सुंदर और विकसित बनाने के लिए नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी लगातार कोशिश कर रही हैं। इस सिलसिले में ऋतु माहेश्वरी ने पूरे शहर में वॉल पेंटिंग, रंग बिरंगी लाइट्स और पार्कों को सुंदर बनाया है। इतना ही नहीं, नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी ने शहर में कई और पार्क बनाने की योजनाएं भी तैयार की हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने को साकार करने के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण दिन रात मेहनत कर रहा है।
नोएडा विकास प्राधिकरण यानी कि नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी शहर को सुंदर बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। ऋतु माहेश्वरी के नोएडा अथॉरिटी का जिम्मा संभालने के बाद से ही नोएडा का रूप रंग लगातार बदल रहा है। अब हर तरफ दीवारों पर सुंदर सुंदर वॉल पेंटिंग दिखाई देती हैं, तो फ्लाईओवर पर रंग बिरंगी लाइटों से सजा नोएडा दूर से ही जगमगाता दिखाई देता है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के नेतृत्व में जहां पूरे शहर में वॉल पेंटिंग, रंग बिरंगी लाइटें और पार्क में पेड़ पौधे लगाकर शहर को सुंदर बनाया जा रहा है, तो वहीं शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए शहर के एंट्री पॉइंट्स पर हरियाली, लाइटिंग की सुंदर व्यवस्था भी की गई है। एंट्री पॉइंट्स पर 6 थीम लगाई गई हैं। पूरी थीम रंग बिरंगी लाइटों से जगमग करती दिखाई दे रही है। नोएडा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिस तरह से ये एंट्री पॉइंट पर जो अभी बनाए गए हैं थीम पार्क की तरह, तो कितने अभी पॉइंट बनाए गए हैं टोटल, और अभी आगे और क्या योजनाएं हैं? अभी नोएडा अथॉरिटी द्वारा 6 जगह एंट्री पॉइंट्स को ब्यूटिफाई किया गया है और उसमें विभिन्न लैंडमार्क कनेक्टेड जो म्यूरल्स हैं वो लगाए गए हैं। जैसे नोएडा एंट्री पॉइंट पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं, तो यहाँ नोएडा को डिपिक्ट करता हुआ म्यूरल है। इसी तरह से नोएडा स्टेडियम, गोल्फ कोर्स और जो हमारे यहाँ पे स्कूल्स हैं उनके परिसर और उनके आसपास शिल्प हाट, तो इन सब कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए म्यूरल्स यहाँ लगाए जा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि शहर हमारा और स्वच्छ और सुंदर लगे, साथ ही जो शहर के लैंडमार्क फीचर्स हैं उनको हम लोग और बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर पाएँ। आज अभी 6 पब्लिक के लिए ओपन कर दिए गए हैं, बन के तैयार थे, अभी उन्हीं का निरीक्षण चल रहा था। इतना ही नहीं, शहर में विकास के साथ साथ स्वच्छ हवा के लिए नए पार्कों की योजना भी ऋतु माहेश्वरी ने तैयार की है। ज्यादा से ज्यादा हरियाली होने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार आएगा। साथ ही जो भी गंदगी इकट्ठी हो रही है उसे किस तरह से सजावट के लिए यूज किया जाए, इस पर भी ऋतु माहेश्वरी अपनी टीम के साथ लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा फ्यूचर में हमारे पार्क्स में भी ये लग रहे हैं और नेक्स्ट फेज़ में हम लोग गार्बेज से म्यूरल्स बनाने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि जैसे हमने पहले विलोपित पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें कुछ ब्यूटिफिकेशन कराया है, अब जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है उससे कैसे बेहतर तरीके से म्यूरल्स बनाए जा सकते हैं उस पर भी हम लोग प्रयास। ये जो कंपनी है जो ये सब बनाकर कंपनी कहाँ से हायर की गई? ये कंपनी टेंडर के माध्यम से हायर की गई हैं और ये सभी एम्पैनल की गई एक बिडिंग प्रोसेस के बाद, तो विभिन्न फर्म्स को उनके डिज़ाइंस के बेसिस पे और फिर फाइनेंशियल बिड के बेसिस पे सिलेक्ट करके, और ये 4 से 5 कंपनीज हैं जिन्होंने ये सारा काम किया। ऋतु माहेश्वरी के नोएडा अथॉरिटी का जिम्मा संभालने के बाद से नोएडा का रंग ढंग पूरी तरह से बदल गया है। अब नोएडा हरियाली के साथ साथ रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता हुआ दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और यूपी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी देखने को मिली है। इसी को लेकर यूपी मुजफ्फरनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। वहीं कार्यकर्ताओं के इस जश्न में शामिल होने के लिए खुद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और बुलंदशहर चुनाव प्रभारी कपिल देव अग्रवाल भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कपिल देव अग्रवाल का भव्य स्वागत भी किया है। आज बहुत प्रसन्नता का दिन है, दीपावली का पर्व है। सबसे पहले मैं जनता बधाई दूंगा बिहार वासियों को कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में उन्होंने दीपावली के उपहार के रूप में एक बहुमत की सरकार हमारी बिहार के अंदर बन रही है, बनने की ओर अग्रसर है। और दूसरी बधाई उत्तर प्रदेश वासियों को, विशेष रूप से बुलंदशहर वासियों को। और बुलंदशहर वासियों ने भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुलंदशहर की सीट भी हम लगभग 25,000 मतों जीत रहे हैं। और बधाई मेरे जनपद के मतदाताओं को, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समाज के सभी वर्गों को, जिनके वोटों के कारण से मुझको विधायक बनने का मौका मिला, उन्हीं की वोटों के कारण से सरकार ने मुझको मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री शामिल किया। और उसी के नारे मंत्री के रूप में मेरी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी ने और माननीय संगठन मंत्री सुनील बंसल जी ने एक मंत्री के रूप में मुझको वहाँ जिम्मेदारी दी,
लगभग 1 महीना रहकर के हमने वहाँ काम किया, सबसे कंधे से कंधा मिला करके और कार्यकर्ताओं को सहयोग करके आज बहुत प्रसन्नता। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के 2 पूर्व मंत्रियों पर वैश्विक महामारी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें हाजी रियाज अहमद, हेमराज वर्मा समेत सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की। दरअसल कुछ दिन पहले मासूम की हत्या मामले पर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, जिसमें 2 पूर्व मंत्री भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 2 पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायक समेत 40 लोगों पर वैश्विक महामारी कोरोना अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे कार्रवाई में जुट गई है। तो सपा के 2 पूर्व मंत्रियों समेत 40 पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी जो है असफलता को छिपाने के लिए, लोगों का ध्यान बांटने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न करने का काम कर रही है। जिले की हालत आज पुलिस के लिहाज से बद से बदतर है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां जनता को लूटने का काम न कर रही हो पुलिस। वो चाहे चेकिंग के नाम पर बाइक वालों का हो, चाहे चेकिंग के नाम पर ट्रैक्टर वालों का हो, चाहे चेकिंग के नाम पर कार वालों का हो, चाहे ट्रक वालों का हो, हर तरफ लूट लाट मची हुई है। अफरा तफरी मचा रखी है पूरी जिले की, जनपद की पुलिस ने। अगर पुलिस पर लगाम लगाने की बात की जाएगी तो समाजवादियों के खिलाफ शांतिपूर्ण, समाजवादियों के सत्याग्रह के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के शांतिपूर्ण जो है उसके परिवार से संवेदना व्यक्त करने के खिलाफ पुलिस जब मुकदमा लिखेगी, ये तो वही मिसाल है कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। नोएडा वेव ग्रुप के मालिक पोंटी चड्ढा के बेटे मोंटी चड्ढा के नाम एफआईआर दर्ज कराई गई है। पोंटी चड्ढा के बेटे समेत और 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा थाना 20 ने धोखाधड़ी के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 25 में वेव ग्रुप ने 2012 में वेव बिजनेस टावर 1 के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वहीं पीड़ित पीयूष शर्मा ने 948 वर्ग मीटर स्पेस बुक कराया था, जिसमें से अभी तक वो 50 लाख के करीब अमाउंट उनको पेमेंट कर चुके हैं। उनकी तरफ से बताया गया कि 2018 तक इसके पोजेशन का वादा किया गया, लेकिन अभी तक वहां पर कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। वहीं जब पीड़ित पीयूष शर्मा ने पैसे वापस मांगे तो उनको मारपीट और धमकी देने की बात सामने आई है। पीड़ित ने कोर्ट के आदेश पर 3 डायरेक्टर समेत फाइनेंस हेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।